था। आज का टॉपिक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में 174 नंबर, एक विशेष सम उत्पाद वक्र मानचित्र पर कितनी रिज रेखाएं खींची जा सकती है? ऑप्शन बी 2 रिज रेखाएं खींची जा सकती है। 175 नंबर, 175 नंबर में है निम्न मांग तालिका में यदि कीमत 4 रुपये प्रति इकाई से कम होकर 2 रुपये प्रति इकाई रह जाए तो मांग की लोच होगी। मांग तालिका, ये पी का मान है 4, 3, 2 और क्यू का मान है 50, 60, 75। तो ऑप्शन है बी इकाई के बराबर। इकाई के बराबर फिर इसकी व्याख्या में आएगा। व्याख्या में किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को व्यक्त करता है। यथा मांग की लोच ईपी बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुना पी बटे क्यू बराबर 25/2 गुना 4/50 बराबर 1। अतः यदि किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई से कम हो करके 2 रुपये प्रति इकाई रह जाए तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। 176 तटस्थ वक्र की निम्न विशेषताओं में एक गलत है, बतलाइए। ऑप्शन डी वह सदा एक्स अक्ष को छूता है। इसकी व्याख्या, चूंकि तटस्थता या उदासीनता वक्र दो वस्तुओं x और y के विभिन्न संयोगों से निर्मित बिंदुओं पर समान संतुष्टि को प्रदर्शित करता है, इसलिए वह ना तो x अक्ष को और ना ही y अक्ष को स्पर्श करते हैं। फिर इसकी 177 अन्य बातें सामान्य रहे कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग के परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन डी मांग में विस्तार। अन्य बातें सामान्य रहने पर जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन से होता है और मांग वक्र के साथ गति होती है तो इसे मांग में विस्तार कहते हैं। जब उपभोक्ता दी हुई कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। फिर है 144, इसका है 1789। इसका है निम्न में से कौन सी स्थिति उपभोक्ता संतुलन को व्यक्त करती है? ऑप्शन ए MRS XY बराबर PX/PY। व्याख्या में MRS XY बराबर PX/PY की स्थिति उपभोक्ता संतुलन को व्यक्त करती है। इसका अर्थ है कि संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र की ढाल वास्तव में x और y के लिए स्थानापन्नता की सीमांत दर बजट रेखा पर x की कीमत का y की कीमत से अनुपात बराबर है। यह अपवाद स्वरूप मांग वक्र वह होता है जिसका ऑप्शन ए झुकाव ऊपर दाईं ओर होता है। फिर सामान्य मांग वक्र की प्रकृति बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल के रूप में होती है, जो किसी वस्तु की कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध को प्रदर्शित करता है। लेकिन अपवाद स्वरूप मांग वक्र का झुकाव बाएं से दाएं तरफ ऊपर की ओर जाने को होगा, जो वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध को प्रदर्शित करेगा।
फिर 180, 180 में आएगा यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ऑप्शन सी दूसरी वस्तु का मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा। फिर संयुक्त मांग वाली वस्तुएं पूरक प्रकृति की होती हैं और पूरक वस्तुओं की संयुक्त मांग से एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। जैसे कारों की कीमत बढ़ने से उनकी मांग के साथ पेट्रोल की मांग भी गिर जाएगी और कारों की कीमत गिरने से पेट्रोल की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि कीमत और मांग में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। इसलिए ऐसी वस्तुओं की मांग की प्रतिलोच ऋणात्मक होती है। फिर है नेक्स्ट, एक उपभोक्ता के रूप में आप ऑप्शन डी उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। एक उपभोक्ता के रूप में आप वस्तु से मिलने वाले उपयोगिता को अधिकतम करेंगे क्योंकि अर्थशास्त्र यह मानता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। फिर नेक्स्ट, मांग की लोच इकाई के बराबर होगी जब सीमांत आय होगी। ऑप्शन बी शून्य। फिर व्याख्या में आएगा, इसकी व्याख्या में मांग की लोच इकाई के बराबर ब्रैकेट में E बराबर 1 तब होगी जब सीमांत आय शून्य होगी। अब इस अवस्था में यदि एक फर्म कीमत में परिवर्तन करेगी तो कुल आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यदि मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो सीमांत आय धनात्मक होगी। फिर मांग की लोच इकाई से कम हो तो सीमांत आय ऋणात्मक होगी। फिर नेक्स्ट, सम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी उपरोक्त ए और बी दोनों, आंतरिक बचतें बाह्य बचतें। फिर है व्याख्या में आएगा, सम विभाजन एवं विशिष्टीकरण आंतरिक एवं बाह्य बचतें उत्पन्न करता है। जब सम विभाजन एवं विशिष्टीकरण होता है तो प्रत्येक श्रमिक को एक विशेष कार्य सौंप दिया जाता है तथा अधिक दक्षता एवं उत्पादकता के लिए उन्हें उपक्रियाओं में विभाजित किया जाता है। इससे प्रत्येक श्रमिक की दक्षता में वृद्धि होती है। वस्तुओं को उत्पादित करने में समय की बचत होती है। उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। लागतें कम होती हैं तथा उद्योग को बढ़ते हैं। प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ये सभी आंतरिक बचतें हैं। फिर इसमें उद्योग को प्राप्त आंतरिक बचतों से उससे संबंधित अन्य उद्योगों जैसे कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले उद्योग को लाभ होता है। उद्योग के आसपास के क्षेत्रों का विकास होने लगता है। उद्योग के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतों में कमी से उपभोक्ता भी लाभान्वित होते हैं। ये सभी बाह्य बचतें होती हैं जो सम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। फिर है नेक्स्ट, किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है। ऑप्शन ए अधिक लोचदार। व्याख्या में इसकी मार्शल के अनुसार यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसके अनेक प्रयोग होते हैं तो उसकी मांग अधिक लोचदार होगी। मार्शल ने इस संबंध में विभिन्न प्रयोग वाले जल का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि पानी सस्ता हो जाए तो लोग
उसे खेती करने, बगीचा लगवाने, कपड़ा धोने आदि में प्रयोग करेंगे, पर महंगा होते ही उसका अन्य उपयोग छोड़ देंगे, केवल पीने काम में ही लाएंगे। इस प्रकार विभिन्न उपयोग होने के कारण जल की मांग अधिक लोचदार हुई। 185 उदासीनता वक्र विश्लेषण नई बोतल में रखी पुरानी शराब है। यह कथन है ऑप्शन सी रॉबर्टसन का। फिर है यह अंधिमान वक्र विश्लेषण की आलोचना करते हुए रॉबर्टसन ने कहा, अंधिमान वक्र पद्धति एक नई बोतल में पुरानी शराब मात्र ही है। इस प्रकार उनके मत में अंधिमान वक्र विश्लेषण में कोई नई विचारधारा नहीं है। यह उपयोगिता विश्लेषण का ही परिवर्तित रूप है। फिर 186 सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इसकी व्याख्या में आएगा ये रहा व्याख्या सहित। सूची फर्स्ट का तथा सूची सेकंड निम्नवत सुमेलित है। गोसेन का नियम सीमांत उपयोगिता, गैर सम का नियम मुद्रा का संचलन, से का नियम मांग और आपूर्ति, वैगनर का नियम है सार्वजनिक व्यय, गोसेन का नियम सीमांत उपयोगिता हास नियम तथा सम सीमांत उपयोगिता नियम उपभोग का अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रेंच अर्थशास्त्री गोसेन ने किया। इसलिए सीमांत उपयोगिता हास नियम को गोसेन का प्रथम नियम तथा समसीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है, जो कि सम सीमांत उपयोगिता नियम का अधिक परिष्कृत तथा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रोफेसर मार्शल ने किया। इसलिए इसके प्रतिपादक के रूप में मार्शल को ही स्वीकार करते हैं। गैर सम का नियम बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देती है। से का नियम पूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है। वैगनर का नियम सार्वजनिक व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक तेज दर से बढ़ता है। फिर है ये 187 का आएगा। गोसेन का प्रथम नियम क्या है? ऑप्शन डी सीमांत उपयोगिता हास नियम। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट की सहायता सही उत्तर चुनिए। फिर इसकी व्याख्या में आएगा सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सही सम्मिलित है। तरलता जाल, केन्स, जोड़ की समस्या यूरल परमेय, फिर समूह संतुलन चैम्बरलिन, आभास लगान का आएगा मार्शल। ऑप्शन सी वो ऑप्शन नया टॉपिक, ऑप्शन सी वो नया टॉपिक सी उत्पादन फलन लागत तथा आय। उत्पादन फलन निम्न के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। ऑप्शन डी आगत एवं निर्गत। व्याख्या आगत एवं निर्गत के मध्य तकनीकी संबंध को ही उत्पादन फलन कहते हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि उत्पादन आगतों की एक निश्चित मात्रा से अधिक कितना उत्पादन प्राप्त कर सकता है। जिन साधनों के सहयोग से उत्पादन क्रिया पूरी की जाती है वे आगत कहलाते हैं तथा इनके सहयोग से जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे निर्गत कहा जाता है। सेकंड सीमांत राजस्व ऋणात्मक
होगा यदि मांग है। ऑप्शन सी लोचहीनता व्याख्या में आएगा। इसकी व्याख्या में किसी बाजार में वस्तु की कीमत P या औसत राजस्व AR, सीमांत राजस्व इसका है MR तथा मांग की मूल्य लोच EOR निम्न संबंध होता है। यदि E बराबर 1 तो MR बराबर 0। यदि E ग्रेटर देन 1 अर्थात लोचदार हो तो MR धनात्मक होगा। यदि E लेस देन 1 अर्थात बेलोचदार हो तो MR ऋणात्मक होगा। थर्ड है, निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है। ऑप्शन बी मौद्रिक लागत। फिर है मौद्रिक लागत को आर्थिक लागत कहा जाता है। मौद्रिक लागत तथा आर्थिक लागत किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को कहा जाता है। इसके अंतर्गत 3 लागतों को सम्मिलित किया जाता है। फर्स्ट है सुनिश्चित लागतें या व्यक्त लागतें। इन्हें लेखांकन लागतें भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे सभी व्यय आते हैं जो एक उत्पादन करने के लिए व्यय करता है, जैसे कच्चे माल की क्रय पर व्यय, उत्पादन के विभिन्न साधनों को दिया जाने वाला लगान, व्यक्ति व ब्याज, वेतन आदि के रूप में उत्पादन लागत, विज्ञापन व्यय, विक्रय लागत, बीमा व्यय, कर आदि। अंतर्निहित या अव्यक्त लागतें इसके अंतर्गत वे व्यय आते हैं जो उस समय उपस्थित होते हैं जबकि उत्पादन क्रिया में प्रयोग में आने वाले कुछ साधन स्वयं नियोक्ता के हों, जैसे प्रबंधकर्ता, मालिक का वेतन जो वेतन न लेकर सामान्य लाभ से ही संतुष्ट है। यदि बिल्डिंग उद्योगपति की अपनी हो तो उसका अनुमानित किराया उद्योगपति की अपनी लगाई हुई पूंजी का व्यय, ब्याज आदि। सामान्य लाभ यह लाभ की वह न्यूनतम मात्रा जिसके बिना कोई भी साहसी किसी उद्योग में बना नहीं रह सकता। आर्थिक लागत या मौद्रिक मौद्रिक लागत लेखांकन लागत प्लस अव्यक्त लागत प्लस सामान्य लाभ। फिर इसमें है फोर्थ नंबर में आएगा अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत ऑप्शन बी घटती है। अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन जैसे बढ़ता है वैसे प्रति इकाई पर लगने वाली औसत स्थिर लागत AFC बराबर TFC बटे Q क्रम से कम होती जाती है। AFC वक्र का ढाल नीचे की ओर गिरता है परंतु यह कभी आधार अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा और वो औसत स्थिर लागत लगभग शून्य हो सकती है पर शून्य नहीं। AFC वक्र आकृति आयताकार अतिपरवलय की होगी। अल्पकाल में विभिन्न लागत वक्रों के स्वरूप एवं उनके बीच के संबंध को निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यह इसका ग्राफ में क्या है SMC, SAC, SABC, AR, AFC, MR, Q1, Q2, 0 कॉस्ट क्वांटिटी ये C है। फिर इसमें है जहाँ AFC बराबर है औसत स्थिर लागत वक्र, SABC अल्पकालीन औसत
परिवर्तनशील लागत वक्र। फिर SAC अल्पकालीन औसत लागत वक्र। फिर SMC अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र। फिर 5 नंबर, निम्नलिखित वक्रों में से कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता है? ऑप्शन डी, औसत स्थिर लागत वक्र। औसत स्थिर लागत वक्र और जो होते हैं औसत लागत वक्र का होता है, औसत परिवर्तनशील लागत का वक्र, फिर सीमांत लागत वक्र होता है। फिर से व्याख्या है, औसत स्थिर लागत AFC कुल स्थिर लागत TFC को उत्पादन की कुल उत्पादित इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त होती है, अर्थात औसत स्थिर लागत उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत है। अतः AFC बराबर TFC बटे Q, चूँकि उत्पादन के सभी स्तरों पर कुल इसमें है, चूँकि उत्पादन के सभी स्तरों पर कुल स्थिर लागत एक स्थिर मात्रा होती है, इसलिए औसत स्थिर लागत उत्पादन बढ़ने पर लागत घटती जाती है। इसलिए औसत स्थिर लागत वक्र बाईं ओर नीचे को गिरता हुआ होता है। अतः AFC वक्र का आकार यूं आकार की ना होकर आयताकार अतिपरवलय की होती है, जबकि अन्य AC, ABC, MC वक्रों की आकृति यूं आकार के समान होती है। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है ऑप्शन डी, आयत अतिपरवलय। फिर इसमें यह अवसर लागत के पर्यायवाची इसका है ऑप्शन बी में आएगा 1/3 यह वैकल्पिक लागत। फिर इसका सेकंड हस्तांतरण आय। फिर इसमें है सामाजिक उसमें हस्तांतरण मूल्य। फिर है इसकी व्याख्या में आएगा, अवसर लागत के पर्यायवाची हैं वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण आय तथा हस्तांतरण मूल्य। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उत्पादन में अवसर लागत। फर्स्ट है व्यक्त लागतें, ये तो अवसर लागत है जो उत्पादकों द्वारा प्रत्यक्ष मौद्रिक भुगतान में शामिल होती है। यह अव्यक्त जो उत्पादक का स्वयं का संसाधन होता है। 8 है पैमाने का बढ़ता प्रतिफल निर्भर करता है ऑप्शन सी, आंतरिक व बाह्य किफायतें दोनों पर। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, पैमाने का प्रतिफल आंतरिक व बाह्य दोनों किफायतों पर निर्भर करता है। आंतरिक किफायत से तात्पर्य फार्म के श्रमिक को प्राप्त विशेषीकृत से है, जबकि वह किफायतों में फार्म को कच्चा माल आदि आते हैं। ये दोनों किफायती लागत को घटाती हैं। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पैमाने की वर्तमान प्रतिफल की स्थिति जब होती है जब जिस अनुपात में आगतों में वृद्धि की जाए उससे अधिक अनुपात में निर्गत में वृद्धि हो। फिर है थर्ड, फिर मितव्ययता की धारणा के प्रतिपादन का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को है। फिर उत्पादन में वृद्धि तथा संसाधनों की वृद्धि में क्या अनुपात है, पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या इसी से संबंधित है।